हाँ शुरू कर दो रेता। ठीक है सर। Hello everyone. Good afternoon all my respected teachers and my classmates. Today my topic is ring synthesis. Ring synthesis में हम देखेंगे synthesis of saturated heterocycles. यहाँ हम रिंग सिंथेसिस देखेंगे और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें हम 4 प्रकार की रिंग के बारे में देखेंगे, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग। ये कैसे बनती है और इनके बनने में क्या-क्या डिफिकल्टीज आती हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब आता है रिंग सिंथेसिस। रिंग सिंथेसिस क्या होता है? रिंगों का बनना जो कि एक रेट्रोसिंथेसिस में रिंग सिंथेसिस या साइक्लिक रिंग का बनना एक सिग्निफिकेंस रिएक्शन को शो करता है। हम रिंग सिंथेसिस को 2 प्रकार से रिएक्शन के थ्रू हम देख सकते हैं। एक होती है इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन, एक होती है इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है कि 2 अलग-अलग स्पीशीज होती हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट करके एक साइक्लिक रिंग का बन जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं जो इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन है उसमें एक ही स्पीशीज या मॉलिक्यूल के अंदर 2 रिएक्टिव एंड होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये रिएक्टिव एंड एक दूसरे से रिएक्ट करके एक साइक्लिक रिंग बनाते हैं। जो इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होती है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बोथ रिएक्टिव कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। अब जो हमने 3 मेंबर रिंग ली है इसमें एक न्यूक्लियोफिलिक एंड है और एक इलेक्ट्रोफिलिक एंड है। न्यूक्लियोफिलिक एंड जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो अपने इलेक्ट्रोफिलिक एंड को डोनेट करेगा तथा एक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाएगा। इसी प्रकार 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग यहाँ पे मैंने ले रखी है। आगे हम देखेंगे कि जो 3 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग हैं वो इजीली बन जाती हैं। कैसे बन जाती है? अब हम देखेंगे जो 3 मेंबर रिंग मैंने ली है उसमें एक न्यूक्लियोफिलिक एंड है और एक इलेक्ट्रोफिलिक एंड है। ये न्यूक्लियोफिलिक एंड जैसे कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तथा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटर की तरह बिहेव करता है, तथा इलेक्ट्रोफाइल जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होती है तथा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करके आपस में यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर एक 3 मेंबर रिंग बना देता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 5 मेंबर रिंग है जो हमने ली है, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होकर भी लेकिन ये एक दूसरे के थर्मल मोशन के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं तथा ये आपस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके न्यूक्लियोफिलिक एंड और इलेक्ट्रोफिलिक एंड एक 5 मेंबर रिंग बना देते हैं। इसी प्रकार 6 मेंबर रिंग है, उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होने के बाद भी इनमें कुछ मूवमेंट होने के कारण ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं तथा ये आपस में यहाँ हम देख रहे हैं कि आपस में क्रॉस ओवर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर इनके मध्य कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये आपस में ओवरलैप करके न्यूक्लियोफिलिक है जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इलेक्ट्रोफाइल को तथा यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग बन जाती है। इसी प्रकार जो 6 मेंबर रिंग है वो फ्लिप करके कुछ चेयर फॉर्म बनाती हैं। ये चेयर फॉर्म होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। अब हम आगे देखते हैं। 4 मेंबर रिंग होती हैं वो तथा 6 मेंबर से ऊपर जो रिंग होती है जैसे 7 मेंबर, 8 मेंबर, वो उनके बनने में कुछ डिफिकल्टीज आती है। वो डिफिकल्टीज क्यों आती हैं? क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं मैंने 4 मेंबर रिंग लिए, इसमें एक न्यूक्लियोफिलिक एंड है, इलेक्ट्रोफिलिक एंड है। इसके मध्य 2 कार्बन प्रेजेंट हैं तथा इनमें डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाते हैं, जिससे 4 मेंबर रिंग के बनने में कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है। इसी प्रकार जो 6 मेंबर से ऊपर रिंग है, 7 मेंबर, 8 मेंबर, उनमें भी कुछ डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण उनके बनने में कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। अब हम देखेंगे जो 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर रिंग है उनमें कुछ स्ट्रेन पैदा होता है। ये स्ट्रेन क्यों होता है? इनके बॉन्ड एंगल के कारण। बॉन्ड एंगल में हम देखते हैं कि जो 3 मेंबर रिंग में जो 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है तथा इसके कारण इनके मध्य कुछ स्ट्रेन हो जाता है तथा एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शो करते हैं, जिसके कारण जो 5 मेंबर रिंग है वो इनसे कुछ ज़्यादा स्टेबल होती हैं। अब हम देखेंगे कि क्या-क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं इन रिंग के फॉर्मेशन में। अब हम देखेंगे 3 मेंबर रिंग में। 3 मेंबर रिंग में जो काइनेटिक फैक्टर होता है, काइनेटिक फैक्टर क्या होता है? काइनेटिक फैक्टर हमें जैसे रिंग साइक्लिक रिंग बनती है उनके बनने में जो गति होती है उसको बताती है कि ये जल्दी बन जाती हैं तथा
3 मेंबर रिंग में हम जैसे देखा है कि इनके मध्य डिस्टेंस कम होने के कारण ये ईज़िली बन जाती हैं, इसलिए इसमें हमने राइट एरो के ज़रिए दर्शाया गया है तथा ये शो कर काइनेटिक फैक्टर शो करती हैं। इसी प्रकार 4 मेंबर रिंग है, उनके मध्य ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण ये काइनेटिक फैक्टर शो नहीं करती, यहाँ पे मैंने क्रॉस के ज़रिए दर्शाया गया। इसी प्रकार 5 मेंबर रिंग है, वो भी ईज़िली बन जाती हैं तथा वह बन जाती है। इसी प्रकार 6 मेंबर रिंग भी बन जाती है तथा 7 मेंबर रिंग भी बन जाती है। अब थर्मोडायनामिक फैक्टर क्या होता है? थर्मोडायनामिक फैक्टर जो होता है, जो साइक्लिक रिंग बन जाती है या कंपाउंड बन जाता है, उसकी स्टेबिलिटी को दर्शाता है कि वो कितनी ज़्यादा स्टेबल होती है। लेकिन जो 3 मेंबर रिंग है, जो जितनी ज़्यादा ईज़िली बन जाती है, लेकिन उतनी ज़्यादा वो ईज़िली ब्रेक भी हो जाती है। ब्रेक होकर वो अपने इनिशियल कंपाउंड या कुछ अदर रिएक्शन भी शो करने लग जाती है। इसलिए कारण 3 मेंबर रिंग है, उसका थर्मोडायनामिक फैक्टर है, वो शो नहीं कर पाती। यहाँ क्रॉस के ज़रिए दर्शाया गया। इसी प्रकार 4 मेंबर रिंग में हम देखते हैं जो ईज़िली बन भी नहीं पाती तथा थर्मोडायनामिक फैक्टर भी शो नहीं कर पाती। इसी प्रकार 5 मेंबर रिंग है, उसकी स्टेबिलिटी जो रिएक्शन बनती है, उसकी स्टेबिलिटी को दर्शाती है तथा ये स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। जो 6 मेंबर रिंग है, वो ईज़िली बन भी जाती है तथा उसकी स्टेबिलिटी 5 मेंबर रिंग से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार जो 7 मेंबर रिंग है, उसकी स्टेबिलिटी 6 मेंबर रिंग से कम होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 4 मेंबर रिंग को छोड़कर सभी रिंग कुछ न कुछ काइनेटिक और थर्मोडायनामिक फैक्टर शो कर रही हैं। यहाँ 4 मेंबर रिंग में हम देखते हैं दोनों ही क्रॉस से दर्शा रही है। अब हम देखते हैं 3 मेंबर रिंग। 3 मेंबर रिंग कैसे बनती है? हम जैसा कि हम देख चुके हैं, काइनेटिकली फेवरेबल होती है, लेकिन थर्मोडायनामिकली ये अनफेवरेबल होती हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। यहाँ मैंने एपॉक्साइड का एग्जाम्पल लिया है। जो एपॉक्साइड होती हैं, वो एल्कीन में टूट जाती हैं तथा एल्कीन में टूटकर ये वापस कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज में लेकर वापस 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग का निर्माण करती है। यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन रिंग ली है तथा इसमें मैंने 2 डिस्कनेक्शन किए हैं। 2 कार्बन पे मैंने डिस्कनेक्शन किए हैं तथा यहाँ R कोई एरिल या एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब हमने सी और कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डिस्कनेक्शन किया, इसलिए मैंने सी और ओ डिस्कनेक्शन को दर्शाया है और ये रिट्रोसिंथेसिस एरो है। अब यहाँ पर हमने डिस्कनेक्शन के थ्रू देखा है कि एल्कीन बनी है और एल्कीन के साथ एक ऑक्सीजन निकल गया है। रिट्रोसिंथेसिस में होता क्या है कि जब हम इनका डिस्कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास सिंथोन बनते हैं। अब हम सिंथोन को जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उनमें चेंज करते हैं। सिंथेटिक इक्विवेलेंट होते हैं, यहाँ पर हमारे पास सिंथेटिक इक्विवेलेंट के रूप में एल्कीन है और ऑक्सीजन है। अब इनका हम वापस यूज सिंथेसिस में लेते हैं। सिंथेसिस में मैंने यहाँ पर एल्कीन लिए तथा यहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में मैंने मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड लिया है। पर बेंजोइक एसिड में क्या होता है कि जो सामान्य बेंजोइक एसिड होता है उससे 1 ऑक्सीजन अधिक होता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि COOH होता है, लेकिन यहाँ पे CO3H है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वापस मेरे पास ऑक्सीजन रिंग आ गई है तथा इसके जरिए यहाँ पर टारगेट मॉलिक्यूल जिसका हमने सिंथेसिस किया था वो भी आ गया है। आगे मैंने एक अदर एग्जाम्पल लिया है। इस पे भी मैंने एक ऑक्सीजन लिया है तथा एक टारगेट मॉलिक्यूल लिया है। मैंने डबल डिस्कनेक्शन किया है। यहाँ पे डबल डिस्कनेक्शन में यहाँ पे मेरे पास एक कार्बोनिल कार्बन तथा यहाँ पे मेरे पास एक 8 नंबर जो दर्शाया गया है, जो एक कार्बिन है, कार्बिन को यूज में लिया। अब हम इस कार्बिन में देखते हैं कि जो ये रिएक्शन होती है अब हम इसका सिंथेसिस करेंगे तो हम एक रिएजेंट के रूप में हेलो एस्टर लेंगे। हेलो एस्टर यहाँ पे नीचे क्लोरो और एथिल एस्टर के साथ हम देखते हैं कि एक हेलो एस्टर मैंने लिया है तथा हेलो एस्टर यूज्ड एज ए रिएजेंट। ये कार्बिन के रूप में एक डार्जिन रिएक्शन में ये रिएजेंट के रूप में भी शो करता है। अब इस हेलो एस्टर का हम एथोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास हम देखते हैं कि जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो हमारे पास 7 मैंने लिख रखा है, वो हमारे पास बन जाएगा। अब मैंने सल्फर यील्ड लिया है। सल्फर यील्ड की उपस्थिति में मैंने जो 3 मेंबर रिंग है उसका डिस्कनेक्शन किया है। यहाँ पे मैंने
दो एरिल या एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं R1 और R2। इसमें मैंने डिस्कनेक्शन किया है। डिस्कनेक्शन के पर हम देखते हैं डबल डिस्कनेक्शन में एक कार्बोनिल कार्बन है जिसमें दो एरिल या एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तथा यहाँ पर हम सल्फर यील्ड की उपस्थिति में जब हम इसका आगे सिंथेसिस करेंगे तो हमारे पास वापस जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो वापस बनते हुए हम देख चुके हैं। अब हम सल्फर यील्ड को कैसे बनाते हैं? सल्फर यील्ड में हम डाइमेथिल सल्फर और मेथिल क्या हुआ ललिता? शायद नेटवर्क इशू हो रहा दिखे है। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दिए, दोबारा करेगी लगता है। देखते हैं, वेट करते हैं दोबारा ज्वाइन कर पाती है या नहीं। एक आध मिनट वेट करके फिर नेक्स्ट स्पीकर को बुलवा। हाँ, बजरंग है, तैयार है। हाँ बजरंग। यस सर। हाँ तुम शुरू कर दो बेटा, उसका तो शायद हैंग हो गया, वह ज्वाइन नहीं कर पाई वो। ठीक है सर। तुम स्टार्ट करो अपना। स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ दिख रही है। स्टार्ट करो सर। हाँ ठीक है, शुरू करो। My name Bajrang Lal. I study in Loya Government College, Churu. My topic reduction. सबसे पहले हम रिडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। रिडक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसे रिडक्शन कहते हैं। इसमें रिडक्शन चार टाइप से होता है। फर्स्ट टाइप रिडक्शन ऑफ डिजॉल्विंग मेटल इन लिक्विड डिजॉल्विंग मेटल। सेकंड रिडक्शन ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट। थर्ड पार्ट रिडक्शन ऑफ मेटल कैटलिस्ट। फोर्थ पार्ट रिडक्शन ऑफ रिडक्टिव क्लीवेज। इसके अंदर सबसे पहले
रिडक्शन बाय डिजॉल्विंग मेटल। इसके अंदर जब कार्बन ग्रुप का रिडक्शन मेटल के द्वारा कराते हैं ना, तब जो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन ग्रुप को, पहले तो इसका कार्बन ग्रुप का होमोलिटिक क्लीवेज होता है, जिससे कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है, और फिर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर एक प्रोटॉन डोनर के रूप में एथेनॉल लेते हैं। एथेनॉल अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देकर देता है। फिर सेकंड बार उसके बाद सोडियम पार्ट दोबारा लेते हैं, जिससे कि कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर उसके बाद एथेनॉल को फिर से लेते हैं। एथेनॉल अपना दोबारा एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन देकर एथेनॉल के अंदर एल्कोहल बना देता है। अगर प्रोटॉन डोनर के इसी कंडीशन के अंदर अगर प्रोटॉन डोनर नहीं लेते ना, तब आगे जाके यहाँ पर है कार्बन ग्रुप के अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन तो दे देता है, लेकिन यहाँ पर अगर सोडियम तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन बाद में यहाँ पर कपलिंग हो जाती है, कपलिंग रिएक्शन होती है। कपलिंग रिएक्शन होके बाद में आगे बर्कअप कराते हैं ना, तो भी ये डाइऑल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड देखते हैं रिडक्शन बाय हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट। हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट के अंदर कार्बोनिक ग्रुप का इसके अंदर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, जिसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिथियम पॉजिटिव और AlH4 नेगेटिव के रूप में टूटता है। ऑक्सीजन लिथियम ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाता है, और कार्बन के पॉजिटिव के ऊपर लिथियम से अलग लिथियम से Al हाइड्रोजन नेगेटिव लेकर कार्बन के पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है, जिससे आगे 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड देखते हैं रिडक्शन बाय मेटल कैटलिस्ट। मेटल कैटलिस्ट के द्वारा तो साधारण हो जाता है, जो कार्बन ग्रुप का मेटल के प्रेजेंस के अंदर रिडक्शन करवाते हैं। अगर निकल नहीं लेना, तो मतलब मेटल निकल के अलावा दूसरा मेटल लेना, तो इसको अंदर गर्म करवाने की भी जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली हो जाता है। अगर निकल ले रहे हैं तो गर्म करवा कर इसका रिडक्शन हो जाता है। इसका सबसे पहले रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी रिडक्शन ऑफ एल्किन्स। एल्किन में सबसे पहले कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन 2 टाइप से होता है, एक तो हेटेरोजेनस हाइड्रोजनेशन और एक होमोजेनस हाइड्रोजनेशन। हेटेरोजेनस हाइड्रोजनेशन इसके अंदर एक मेटल लेते हैं जो कि सरफेस रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करवाती है, और ये सबसे पहले मेटल हाइड्रोजन का अब्जॉर्प्शन करती है, और सेकंड उसके बाद जो सबस्ट्रेट जो लिया जा रहा है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, उसका अब्जॉर्प्शन करती है। बाद में इसका एडिशन होता है। एडिशन होकर पहले इसका जो मेटल से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसका एक हाइड्रोजन पहले इससे अलग होकर एल्किन से जुड़ जाता है, जिसे हाफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। फिर सेकंड दूसरी बार
एक और हाइड्रोजन अलग होकर एल्केन का निर्माण कर लेता है, कैटलिस्ट जो होता है वो अलग हो जाता है। इसके अंदर देखते हैं हम, जब the each of reduction of an alkene decreases with the degree of substitutions, that is sometimes allows selective reduction of an double bond is more than one double bond are present within the molecule। जब इसके अंदर जब मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होती है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का रिडक्शन नहीं होता, जबकि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है उसका रिडक्शन आसानी से हो जाता है। जब when degrees of substitutions if different then selective reduction takes place। जब अलग अलग होता है, तब जब सेम होता है, जब दोनों ही सब्स्टिट्यूशन सेम होता है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन सेम होता है, तब कंप्लीटली रिड्यूस हो जाती है। Whereas if degree of substitution is equal, then completely reduced with only the product। Catalyst hydrogenation is a stereospecific reduction and gives syn addition, that means cis gives miso compound, whereas the trans alkene gives racemic mixture। cis alkene रिडक्शन के द्वारा मिसो कंपाउंड देता है और ट्रांस एल्केन रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर मेनली सिन एडिशन ही होता है। बट एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट कंप्लीटली। लेकिन जब केटी धातु की प्रेजेंस के अंदर एल्किन का रिडक्शन करवाते हैं, तब 88% सिन एडिशन होता है, जिससे सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और 12% ट्रांस एडिशन होता है। लेकिन पीटी धातु होती है जो क्या होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, जिससे क्या करता है, इसका आइसोमेराइजेशन हो जाता है, जिससे कि ट्रांस प्रोडक्ट भी बन जाता है। लेकिन यदि पीटी धातु का यूज किया जाए तो इसका आइसोमेराइजेशन नहीं होने देती है, सिस प्रोडक्ट ही बनता है। When too often selective reduction of carbon-carbon double bond in the presence of other unsaturated groups in the molecule, palladium in the waste catalyst। जब पैलेडियम की प्रेजेंस के अंदर जब एल्किन का रिडक्शन करवाते हैं, जब और अदर्स मॉलिक्यूल जुड़ा हो, तब भी ये मेनली एल्किन का ही रिडक्शन करेगा और अदर्स पार्ट्स का रिडक्शन नहीं करेगा। इसके अंदर सेकंड देखते हैं होमोलिटिकली होमोजेनस हाइड्रोजनेशन। होमोजेनस हाइड्रोजनेशन करने के लिए हम विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, जो एल्किन के साथ जुड़े हुए सबसे पहले हम इसका आईपीसी नाम देखते हैं। आईपीसी नाम इसका जो था क्लोरिडो ट्रेस ट्राइफेनिल फॉस्फेन रोडियम फर्स्ट, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट एक होती है। जब विल्किंसन कैटलिस्ट का जो हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो ये क्या होती है,
जो टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि एक बल्कि ग्रुप बाहर निकल जाता है, PPS3 बाहर निकल जाता है, जिससे क्या जो नेक्स्ट पार्ट बनता है उससे फिर एल्किन के एडिशन करवाते हैं। एल्किन का एडिशन करवा के एल्किन ऐड होकर एल्किन का एडिशन हो जाता है। बाद में इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाता है। रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद में एल्किन अलग हो जाती है। PPS3Cl PPS2 PPS2 की ऑल्टवाइज Cl अलग हो जाते हैं, जो कि फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होती है। इट इज आल्सो गिव्स सिन एडिशन। जो मैलिक एसिड का जो विल्किंसन कैटलिस्ट के प्रेजेंस के अंदर एडिशन करवाते हैं, जो मिशो प्रोडक्ट देता है। जब फ्यूमेरिक एसिड का जो कि ट्रांस प्रोडक्ट है, जिसका विल्किंसन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जो रासायनिक मिक्सर का फॉर्मेशन करता है। Generally, Wilkinson catalyst is used for reduction of non-conjugated alkenes. Non-conjugated alkene होती है ना, उनका रिडक्शन करने के लिए काम में लिया जाता है जनरली। इसके अंदर इस एक का ही रिडक्शन हो रहा है, दूसरी एल्कीन का अंदर रिडक्शन नहीं हो रहा है, जो कि कॉन्जुगेशन के अंदर है। कॉन्जुगेशन वाली का रिडक्शन नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप लाइक ऑक्सो, नाइट्रो, हेलो, साइनो, एजो इट्स are not reduced by Wilkinson catalyst, so selective reduction of alkenes may be occur in the presence of these groups. इसके अंदर इन ग्रुप्स का रिडक्शन नहीं होता, ये मेनली एल्कीन का ही रिडक्शन करता है। बोले कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ, कोई इसका मतलब नहीं है। These substituted double bond are more rapidly reduced than more substituted double bonds. इसके अंदर सेकंड देखते हैं, रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल इन लिक्विड अमोनिया। इसके अंदर मेटल की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया के साथ में रिडक्शन करवाते हैं, तब चलो ठीक है बजरंग, फिनिश करो। है सर, फिनिश करो। ठीक है सर, एक मिनट। एल्कीन दैट आर सब्स्टिट्यूटेड with on electron withdrawing group on olefins carbons reduced with first metal in like sodium, lithium and potassium in the presence proton donor। प्रोटॉन डोनर की प्रेजेंस के अंदर इसका रिडक्शन करवाया जाता है। इसके अंदर थर्ड वन देखते हैं, रिडक्शन विथ डाइमाइड। डाइमाइड के द्वारा रिडक्शन करवाते हैं। तो डाइमाइड इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड which is prepared with the oxidation of hydrogen or thermal decomposition of paratoluene phosphine hydrogen or azadircarboxylic acid। Diamide is highly selective to reduction of alkene। alkene का the reduction of diamide with alkene proceed by concentrate mechanism followed 6-membered cyclic TS। ठीक है बजरंग, थैंक यू सर।
ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगा कि तुमने मेहनत करी नहीं ज़्यादा, तो थोड़ा सा कई बार इसको प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन तब भी अच्छा प्रयास किया। सर वो थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी। हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है। अग्रवाल जी। हाँ, मैं ये कह रहा था बजरंग, आपने जो है विल्किंसन कैटलिस्ट का लिया था और हाँ उसमें ये बताया था कि ये सेलेक्टिव जो है रिडक्शन करता है, जो है रिंग के अंदर वाला डबल बॉन्ड नहीं करता, रिंग के बाहर वाला करता है। एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों? सर एक मिनट। एक मिनट सर, इसके अंदर सर एक मिनट। इसके अंदर सर विल्किंसन कैटलिस्ट होता ना, हाँ, वो इसके अंदर मोर ये जो कॉन्जुगेशन के अंदर जो एल्किन होती है ना, उसका एक करता है। नहीं नहीं, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड था उसका जो है रिडक्शन नहीं हुआ, रिंग के बाहर थे जो है डबल बॉन्ड, उसका रिडक्शन हो गया, ऐसा क्यों हुआ? सिलेक्टिवली करता है ना सर ये। चलो ठीक है, अच्छा प्रयास किया, और थोड़ा सा जो है इसको चीजों को और एक्सप्लेन करते तो और भी अच्छा होता, जो है बहुत अच्छा था ये प्रयास। चलो ठीक है, नेक्स्ट सीता है क्या? यस सर। हाँ स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। माइक बंद करो। बजरंग माइक बंद करो अपना। सर एक मिनट। हेलो सर। हाँ स्टार्ट करो। बजरंग तुम्हारा माइक बंद नहीं हुआ अभी। सर एक मिनट, वो हैंग हो गया सर। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, वो एक बार मीटिंग छोड़ के दोबारा ज्वाइन कर लो, हो जाएगा। Good afternoon, everyone. Myself, Sita, MSc final year, Government Loya College, Churu. Today's my topic is protecting group and protecting group in protecting group protection of carbonyl compound. So first of all हम देखेंगे कि protecting group होते क्या हैं और इनको क्यों यूज किया जाता है। जब किसी मॉलिक्यूल में एक से अधिक अलग अलग रिएक्टिविटी वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तब वही ग्रुप रिएक्ट करता है जिसकी रिएक्टिविटी अधिक होती है। ऐसा कोई ग्रुप या मॉलिक्यूल जो उस लेस रिएक्टिव ग्रुप को ग्रुप रिएक्शन को पॉसिबल कराए उसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। And that means a group that make possible to react less reactive group selectively in the presence of more reactive group known as protecting group। अभी हम देखेंगे कि कौन सा ग्रुप जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो इसके लिए हम देखेंगे इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। देन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है एल्कोहल की, देन एमीन, देन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हम देखेंगे कि जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसकी क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए। जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसका रिमूवल इजीली हो जाना चाहिए, यानी प्रोटेक्शन के बाद जब अपना फाइनल जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाता है तो उसके बाद अपन उसका डीप्रोटोनेशन करवाते हैं तो उसका डीप्रोटोनेशन इजीली होना चाहिए। एंड डज नॉट रिएक्ट विद रिएक्शन कंडीशन। जो अपना प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो जो रिएक्शन कंडीशंस प्रोवाइड की गई है उनके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और शुड बी गिव प्रोडक्ट इन हाई यील्ड।
जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ऐसा कामिल लें जो प्रोडक्ट की यील्ड है जिसमें कि अधिक प्राप्त हो। अभी हम देखेंगे प्रोटेक्शंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, इसमें स्टार्टिंग में हम पढ़ लेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अपना जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड को कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड की हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन कंडीशंस में किसी प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें साइड रिएक्शन है जैसे कि एल्डोल रिएक्शन वो चलती रहती है, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। अतः ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही कंडीशंस में इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो अपने ही किसी अन्य मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वो अन्य जो अपना प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होना चाहिए उसके अलावा साथ साथ जो कंडेंस्ड प्रोडक्ट है वो भी ऑब्टेन होते रहते हैं। तो अपन उस साइड रिएक्शंस को रोकने के लिए कार्बोनाइल कंपाउंड का प्रोटेक्शन करते हैं। अभी हम रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका जो बेस कैटलिस्ट है इसकी प्रेजेंस में भी ये इसकी मैकेनिज्म दी हुई है। यहाँ पे अपने एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया है जिसको कि जो बेसिक कंडीशंस में इसमें OH माइनस है, ये कार्बन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे ये OH माइनस है वो कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये O माइनस हो जाएगा, जहाँ से ये OH माइनस और एक CH3 का हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और ये O माइनस से बन जाएगा अपना। दूसरा जो मॉलिक्यूल है, रिएक्शंस में कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल है जो इस पे माइनस पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये कंडेंस्ड प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसे एसिडिक मीडियम में जो इसका जो अपना H+ है ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा जिससे OH प्लस हो जाएगा और जिससे कि ये H- के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पे दूसरा जो मॉलिक्यूल है अपना एल्डिहाइड या फिर कीटोन का वो इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे कंडेंस्ड प्रोडक्ट बन जाता है जिसको कि एल्डोल बोलते हैं। अभी हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर कि कौन सा एल्डिहाइड और कार्बोनाइल कंपाउंड में अपन एल्डिहाइड और कीटोन का पढ़ते हैं तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, देन एसाइक्लिक कीटोन, देन साइक्लोहेक्सेनोन, फिर साइक्लोपेंटेनोन एंड फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और इसके बाद होता है एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी बहुत अधिक होती है। अब हम देखते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन जब एल्कोहल, डाइयोल, थायोल एंड डाइथायोल के साथ करवाते हैं तो ये जो ग्रुप है ये कार्बोनाइल जो कंपाउंड है उसके कार्बोनाइल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। जो मोर रिएक्टिव है उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं जिससे कि लेस रिएक्टिव जो ग्रुप है इससे अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। अभी कार्बोनाइल जो कंपाउंड है उसका प्रोटेक्शन हम एल्कोहल, डाइयोल, थायोल और डाइथायोल के अलावा भी कई अन्य ग्रुप हैं जिनसे कि कर सकते हैं, लेकिन उनसे नहीं करते हैं क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी जो उनका जो प्रोटेक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल होता है जिससे इनका डी प्रोटेक्शन नहीं हो पाता, अतः इनको काम में नहीं लेते हैं। ये ग्रुप होते हैं जैसे साइनोहाइड्रीन, डाइएमीन्स, हाइड्रोजोन्स, ऑक्जिम्स, सेमी कार्बाजोइड्स ये होते हैं, लेकिन इनसे नहीं करवाते हैं इसका प्रोटेक्शन। अभी अपन पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ग्रुप ऑफ फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड। इसमें चार ग्रुप होते हैं जिनसे कि अपन जिनसे प्रोटेक्शन करवाते हैं। ये होते हैं साइक्लिक एसिटाइल्स एंड कीटल्स एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, एसाइक्लिक एसिटाइल्स एंड कीटल एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, thiol as a protecting group, thiol and dithiol as a protecting group, and hemithiol and thiol as a protecting group. बस फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एसाइक्लिक एसिटाइल्स एंड कीटल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप।
इसमें 2 स्टेप होते हैं, एक फॉर्मेशन और दूसरा होता है क्लीवेज। एसाइक्लिक जो एसिटेल्स एंड कीटेल्स हैं, इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन एल्कोहल या ट्राइमिथाइल ऑर्थोफॉर्मेट के साथ करवाई जाती है, जो एसिटेल्स एंड कीटेल्स का फॉर्मेशन होता है, और यह रिएक्शन एसिडिक कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, जैसे ड्राई HCl-TsOH। और इसका जो क्लीवेज है वो हाइड्रोलाइसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। तो यहाँ पे ये ट्राइमिथाइल ऑर्थोफॉर्मेट दिया हुआ है और ये एसिडिक कंडीशन इस पे अप्लाई की हुई है। देन जो ये H+ है, एसिडिक है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये H2O की MeOH है वो निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा O और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। देन वापस एसिडिक मीडियम है इसमें और ये OMe निकल जाएगा और यहाँ पे ये फाइनल अपना एसिटेल बन जाएगा। यहाँ पे है डाइमिथाइल एसिटेल एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पे ये अपन ने कीटोन ले रखा है और इस कीटोन की रिएक्शन अपन करवाते हैं MeOH, जो कि एक एल्कोहल है और ड्राई HCl एसिडिक कंडीशन है। इसमें जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये यहाँ पे बनता है डाई एल्काइल एसिटेल, जो जिसका कि बाद में अपन क्लीवेज होगा, तो जिससे ये क्लीवेज में इसका ये निकल जाएगा यहाँ पे और वापस अपना वही फाइनल जो इनिशियल अपना प्रोडक्ट था वो ऑब्टेन हो जाएगा। ऐसे ये दो तीन एग्जांपल लिए हुए हैं। यहाँ पे R की जगह पे हाइड्रोजन कोई एल्काइल या फिनाइल रिंग हो सकता है, R- यहाँ पे कोई हाइड्रोजन फिनाइल या लॉन्ग चेन एल्काइल की हो सकती है। देन अपनाएगा साइक्लिक एसिटेल्स एंड कीटेल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप और कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन जब 1,2 और 1,3 डायोल के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब साइक्लिक एसिटेल्स और कीटेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि डाइऑक्सिलेन बोलते हैं, और जिसका बाद में एक्वस एसिड और की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है और इसका क्लीवेज हो जाता है। यहाँ पे 1,2 डायोल लिया हुआ है एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप, और ये अपना कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें ये ईस्टर है ये लेस रिएक्टिव है, और जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है ये मोर रिएक्टिव है, तब कार्बोनाइल कंपाउंड को ये प्रोटेक्ट कर देगा। और बाद में जब रिएक्शन इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो ये इथर का जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये रिएक्ट करेगा इथर के साथ और ये अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा इसमें। ये यहाँ पे 1,3 डाई ऑक्सीजन है, यानी कि जब कीटोन की रिएक्शन अपन 1,3 डायोल के साथ करवाते हैं एसिड कैटेलिस्ट TsO यानी टॉलुएन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो यहाँ पे एक साइक्लिक एसिटेल बन जाएगा। और ऐसे ही एक और एग्जांपल है जिसमें कीटोन की रिएक्शन THF ये एसिड कैटेलिस्ट है की प्रेजेंस में करवाते हैं, तब भी साइक्लिक एसिटेल बनता है, जिसको कि डाइऑक्सिलेन बोलते हैं, और बाद में इसका क्लीवेज करवा देते हैं एसिडिक कंडीशंस में, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जिससे ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो अपना अलग हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ये 1,3 डाइऑक्सिलेन बनता है, इसमें 1,2 डायोल लिया जाता है, इसमें 1,3 डायोल लिया जाता है पहले वाले में। तीसरा अपना प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो है डाइथायोएसिटेल्स एंड कीटेल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड। जब कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन थायोल के साथ करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटेलिस्ट, तभी डाइथायोएसिटेल्स एंड कीटेल्स का प्राप्त होता है। जो एल्डिहाइड से जो बनता है उसको एसिटेल्स, और कीटोन के साथ रिएक्शन से बनता है उसको कीटेल्स बोलते हैं, लेकिन अगर दोनों को ही एसिटेल बोल देते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और इसका क्लीवेज है वो मर्करी साल्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं जिससे इनका क्लीवेज हो जाता है। यहाँ पे फॉर्मेशन है एसिटेल और कीटेल का। इसमें ये थायोल है RSH और ये यहाँ पे एक कीटोन मॉलिक्यूल है एक कंसंट्रेशन HCl की प्रेजेंस में और ये यहाँ पे बन जाता है डाइसिटेल्स। और यहाँ पे जो R है उसकी जगह पे हाइड्रोजन एल्किल साइक्लो एल्किल या फिनाइल हो सकता है। और इसका क्लीवेज होता है वो मर्करी साल्ट की प्रेजेंस में है और ऑक्सीडेशन या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस इसका करवाया जा सकता है जिससे अपना जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो अलग हो जाएगा और जो इनिशियल अपना जो मॉलिक्यूल था वो अपन को प्राप्त होगा। इसमें दो टाइप का है, एक साइक्लिक और साइक्लिक डाइथायोल एसीटेट साइक्लिक डाइथायोएसिटेट्स एज एंड कीटेल्स एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें इसके फॉर्मेशन के लिए अपन को वैसे ही है ये जैसे वहाँ पे 1,2 डाइथायोल में ऑक्सीजन के स्थान पे यहाँ पे सल्फर आ जाएगा और ये है डाइथायोल और कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा डाइथायोएसिटेल। देन इसका क्लीवेज मर्करी साल्ट की प्रेजेंस में अपना इनिशियल जो मॉलिक्यूल था वो हो जाएगा। ऐसे ही है फोर्थ है अपना हेमी एसिटेल्स एंड कीटेल्स एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड। इसमें भी ये दो टाइप का है, एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक जो हेमी एसिटेल्स एंड कीटेल्स एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप है इसमें जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन करवाते हैं ट्राइमिथाइल सिलाइल एस एल्किल के साथ और जिंक आयोडाइड की प्रेजेंस में ये अपना बन जाएगा ऑर्थो ट्राई इथाइल सिलाइल एस एल्काइल और कीटेल R की जगह पे मिथाइल इथाइल या फिनाइल हो सकता है और इसका क्लीवेज डायमंड HCl प्रेजेंस में होगा और ये अपना फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। साइक्लिक हेमी थायोएसिटेल्स एंड कीटेल्स इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन डाई थायोल के साथ करवाते हैं। इसमें जो इसमें एक ऑक्सीजन होता है और एक सल्फर होता है और जिंक की प्रेजेंस में ये है और इसमें हेमी थायोएसिटेल बन जाएगा और इसका क्लीवेज है वो एसिडिक कंडीशन में या इसका ऑक्सीडेशन करवा के हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है सीता, थैंक यू आपका प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सर। अग्रवाल जी। हाँ सीता जी, अपने लैब में बता सकते हो कि कौन सी एक रिएक्शन हमने प्रैक्टिकल में करी है प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन की है? सर अभी तो याद नहीं है। अभी याद नहीं है? उस समय बताया भी था, MSc प्रीवियस में बताई थी जो आपको प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन का रिएक्शन थी, स्टेनलाइट से एनिलीन बनानी थी जो है ना। हाँ यस सर। पैरा ब्रोमो और पैरा नाइट्रो स्टेनलाइट बनाया था जो। यस सर, लेकिन सर वो याद नहीं रहा। हाँ तो वो एक रिएक्शन थी प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन की। चलो ठीक है, अच्छा है, अच्छा कोशिश किया आपने और MSc का टॉपिक लिया जो है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों को इससे फायदा होगा जो है। थैंक यू सो मच सर। इसको ये अच्छा। विनोद जी हैं क्या? हाँ जी सर। हाँ सर, सर हाँ तीनों का अच्छा प्रयास रहा। आज थोड़ी सर ये स्टूडेंट की प्रेजेंट थोड़ी कम रही है, क्या बात रही? हाँ कल भी कम थे और आज भी कम है। हाँ आज थोड़े कम दिख रहे थे, बाकी तो अच्छा है, तीनों का प्रयास अच्छा किया तीनों ने। थोड़ा सा वो एक पहले कैंडिडेट की प्रॉब्लम रह गई, अच्छा सही से नहीं बताया ललिता का, बीच में इनको नेटवर्क दोबारा नहीं वो ज्वाइन कर पाई। चलो ठीक है, कल के लिए भी हमारे पास 3 नाम है, मनीषा है। सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला, वो बीच में प्रॉब्लम हो गई। हाँ वो तुम्हारा कुछ साउंड में भी प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार साउंड क्लियर नहीं थी। हाँ डिस्टर्बेंस आ रहा था। सॉरी।
चलो ठीक है, कोई नहीं, अच्छा प्यार से, ठीक है, फिनिश करते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल। फर्स्ट